हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो अर्थशास्त्र से है और अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अन्य सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो जैसे बाकी सब्जेक्ट जैसे हम मान लेते हैं हिस्ट्री का ही है, हम लोग इसमें जैसे कहानी दिया हुआ होता है, एक बीता हुआ हिस्ट्री दिया हुआ होता है जिसे हम जानते समझते हैं और उसे जल्दी समझ पाते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, इसे समझने के साथ हमें इसे महसूस होता है। ये हमारे दैनिक लाइफ में जितने भी एक्टिविटी मतलब हम लोग का आर्थिक क्रियाएं होती है, पैसे से लेन देन होते हैं या बाकी जितने भी सब इकोनॉमिक्स में ही जाती है। तो हमें इसे समझने के साथ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना होता है। तो हम इसी तरह का जो इकोनॉमिक्स में आते रहेंगे जो टर्म्स, सब मैं इस तरह एक करके वीडियो बनाते रहूँगी। हालांकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं इसीलिए स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि आखिर अर्थशास्त्र का जो डिफिनेशन है, परिभाषा, उसको कैसे और कौन कौन अर्थशास्त्री ने किस किस तरीका से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो इसको मैं क्वेश्चन से बता रही हूँ। क्वेश्चन से मैंने बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन जैसे है कि अर्थशास्त्र की एक सार्वमान्य परिभाषा तथा इसके विषय सामग्री की समीक्षा करें। ये जो क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन जो हम इसमें एक खासियत ये है कि जो बीए सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में का जो सिलेबस है एक मतलब एकदम इसमें है ही ये आना ही है उसमें। तो चलिए इसको मैं आज मतलब डिफाइन इसको करने के लिए आगे जाती हूँ, ठीक है। तो इसमें है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र मैंने ये इसको लिख के इसलिए बताया क्योंकि आपको जल्दी समझ में आए और आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको मतलब इसमें लिखने का एक पैटर्न मिल जाएगा, लिखने का तरीका भी, ठीक है। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा को लेकर जो अर्थशास्त्रियों के विचारों में भिन्नता है, क्योंकि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया हुआ है। तो अर्थशास्त्र विभिन्न परिभाषा को निम्नांकित 5 भागों में बांटा हुआ है। जैसा कि बोला कि सारे अर्थशास्त्री जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जैसे महसूस किए कि अर्थशास्त्र में क्या क्या है, जैसे समझे वो अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए हुए हैं। तो मैं इसी तरह इसको 5 भागों में मेनली बांटा गया था। तो पहला जो था वो फर्स्ट में था धन संबंधी परिभाषा, जिसको जो दिया हुआ था सर्वप्रथम एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ जो है उनको ही मतलब अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका जो एक मतलब और भी था धन संबंधी परिभाषा को मतलब उसको समर्थन करने वाला एडम स्मिथ को, जैसे वाकर सीनियर और भी है। तो जो उसके बाद जो है आता है कल्याण संबंधी परिभाषा। तो जो एडम स्मिथ का परिभाषा का बहुत दिन चल मत कल्याण संबंधी परिभाषा जो मार्शल ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ था वो है। और तीसरा में है दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो कि रॉबिन्स का दिया हुआ है। उसके बाद आता है आवश्यकता विहीनता परिभाषा जो कि जेके मेहता का दिया हुआ है। आधुनिकता या विकास केंद्रित परिभाषा जो सैमुएल्सन का दिया हुआ है। तो ये सब जो मैंने टॉपिक है इस तरह लिखा हुआ है। बाकी तो मैं इसको एक एक करके डिफाइन करूंगी। तो इस तरह मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको लिखने का समझने का तरीका मिल जाए, इसलिए इसको इस तरह लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। अब देखिए धन संबंधी परिभाषा जो वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशन जो कि एडम स्मिथ दिया हुआ था। तो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 1776 का मतलब शीर्षक राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर और कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि स्वयं एक परिभाषा का निर्माण करता है। अतः एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। तो देखिए आपको मैंने पहले इसमें याद रखना है एडम स्मिथ की पुस्तक और उसका डेट। तो एडम स्मिथ का जो पुस्तक है इंक्वायरी इनटू द नेचर और कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको मैंने याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अतः जो देखिए जैसे जो एडम स्मिथ थे वो बोल रहे हैं कि हमारे जो दुनिया जितने भी लोग कार्य करते हैं, जितने भी कुछ करते हैं, सब धन से रिलेटेड होते हैं और वो धन के लिए ही करते हैं और जितने भी हो रहे सारे के सारे धन से होते हैं। तो मेनली फोकस जो था एडम स्मिथ का वो उनका डिफिनेशन टोटली डिपेंड था, धन से रिलेटेड था। उनका हर एक जो मुद्दा में था कि हमारे जो राष्ट्र में जितने भी होते हैं सारे का सारे धन से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद देखिए आता है कल्याण संबंधी परिभाषा। तो जो उसके बाद देखिए मैं इसको बता रही हूँ कि कुछ अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के स्वरूप को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना उचित समझा था।
उसमें से मार्शल ने अपनी पुस्तक जो है, मार्शल की पुस्तक देखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक में, उसने जो है धन उपार्जन को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ना मानकर जो है मानव कल्याण को सर्वोपरि माना था। तो मार्शल के विचारों में धन साध्य न होकर केवल साधन मात्र था। तो देखिए इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसने बताया कि धन जो है साधन होता है, मतलब साध्य नहीं होता है। इसने एक मार्शल का जो एक कहावत भी था, बोला गया था कि ये मनुष्य जो है धन के लिए नहीं बल्कि धन मनुष्य के लिए होता है। ये इस तरह का कुछ था उनका कहावत। और इसका जो समर्थन था पीगू, कैनन, बेवरिज आदि अर्थशास्त्रियों ने मार्शल का विचारों का समर्थन किया हुआ था। अब मार्शल की जो परिभाषा दिया हुआ था, उसने जो दिया हुआ था, तो देखिए इसमें लिखे हैं कि अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसायियों में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह व्यक्ति तथा सामाजिक कार्यों के उस अंग की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि जो जितने भी यहाँ पे मार्शल का कहना था कि हमारे देश दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं वो धन के बजाय मनुष्य के कल्याण के लिए हो रहे हैं। हम जितने भी लोग का लक्ष्य होता है कल्याण के भौतिक सुखों की प्राप्ति करना, कि जैसे कुछ भी हो रहा है, जैसे कोई काम ही कर रहा है तो वो किसी और को भी हेल्प कर दे रहा है। मान लीजिए कि जैसे कोई टीचर ही है, कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो जो स्टूडेंट के लिए तो वो कल्याण कर दे रहा है टीचर, और स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट के ऊपर कल्याण हो रहा है। उसी तरह जितने भी कार्य, कोई भी काम कर रहा है दूसरे के लिए तो उसको सेवा का काम कर दे रहा है, उसको कल्याण हो रहा है। और कोई बना रहा है, कोई उत्पादन ही कर रहा है जैसे वस्तु का, तो उपभोग कर रहा है जो उसके लिए कल्याण हो रहा है। पंखा बना दिया तो किसी के भौतिक सुख प्राप्ति के लिए वो बनाया। तो मतलब इसी तरह का जो कहना था कि हमारे इस तरह का जितने भी कार्य हो रहे हैं वो हमारे देश दुनिया में हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो है मार्शल के अनुसार था कि वो धन उपार्जन के बजाय कल्याण संबंधी हो रहे हैं, कल्याण के लिए हो रहे हैं। क्योंकि जैसे, लेकिन इसमें ऐसा एक बात देखिए, इस परिभाषा में और मतलब मार्शल की परिभाषा में और एडम स्मिथ की परिभाषा में क्या अंतर लगता है? ज़्यादा अंतर तो है नहीं, लेकिन उसमें जो एडम स्मिथ का कहना था कि हमारे देश दुनिया में सारे धन के लिए कार्य होता है, और मार्शल का कहना है कि नहीं, कल्याण से होता है। धन को थोड़ा कम वैल्यू देकर वो कल्याण से दिया है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए वही मैं उदाहरण लेती हूँ कि कोई टीचर स्टूडेंट्स जो मतलब टीचर लोग जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट के लिए पढ़ा कर स्टूडेंट के ऊपर तो कल्याण कर दे रहे, लेकिन वो टीचर क्या कर रहे हैं उसके लिए तो उसे वो धन के लिए कर रहे हैं। वो तो अलग बात हो गई कि वो मतलब उसके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कर, लेकिन फिर भी उनके उस काम के लिए उसे पैसे मिल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाला ही कोई चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो वो तो बना रहा है भोक्ता के मतलब उपभोग के लिए, उसके सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए, लेकिन वो बना क्यों रहा है? वो तो पैसे के लिए, धन के लिए बना रहा है ना, इसीलिए। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है, नहीं ज़्यादा तो अंतर नहीं है। लेकिन ये बात तो छोड़िए, आप पहले यही बात ध्यान रखिए कि मार्शल का परिभाषा मेनली डिपेंड था कल्याण के ऊपर और एडम स्मिथ का धन उपार्जन पर। तो अब जो नेक्स्ट आता है दुर्लभता अथवा सीमित साधन संबंधी परिभाषा। तो जो रॉबिन्स थे अपने उनका तो परिभाषा ही थोड़ा अलग था। अलग क्या मतलब, इसने जो परिभाषा दिया हुआ था वो काफ़ी हद तक सही था, और सही क्या, इनका परिभाषा बहुत दिन तक माना गया था। तो इन देखिए इसमें लिखा है प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक जो था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस अर्थशास्त्र को पूर्णतः नया दृष्टिकोण प्रदान किया। ये तो मैंने बोला, ठीक है। अर्थशास्त्र रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो एक बात जानिए कि हमारे जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लेकिन हमारे इच्छाएं तो बहुत होती है। जैसे किसी के पास मतलब किसी का इनकम मान लीजिए 10,000 रुपया है,
और उसका जो साधन, ये मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि उसका ख्वाहिश या मतलब इच्छा या उसकी आवश्यकता तो नहीं, इच्छा ही मान के चलते हैं कि उसका एक कार खरीदने का इच्छा है, लेकिन वो 2-3 महीना की सैलरी से तो खरीद नहीं सकता। तो उस समय उसका हो जाता है साधन सीमित, और उसका जो क्या बोलते हैं उसका आवश्यकता अनंत इस तरह हो जाता है। तो देखिए, तो ये रॉबिन्स का परिभाषा में ही बताता है कि अर्थशास्त्र उसका अध्ययन करता है जिसमें हमारे सीमित साधनों से, जिसका कि वैकल्पिक प्रयोग भी होता है, वैकल्पिक प्रयोग होता है, तो उन सीमित साधनों से जितना जो क्या बोलते उपभोक्ता या मानव का किस तरह का अपना यूज़ होता है, क्या करता है, उतना सीमित। जैसे कि इसका बता रहे हैं मेनली इसे शॉर्टकट डिफिनेशन में कि वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों में असीमित आवश्यकता वाले मनुष्य के बीच का जो संबंध होता है, वही हमारे अर्थशास्त्र बताता है कि कोई उपभोक्ता जिसके पास सीमित साधन है और उस साधन का वैकल्पिक प्रयोग भी है, तो उसे किस तरह से हम मैनेज करें, कि कैसे करे नहीं करे। जैसे उसके पास तो 10,000 रुपया है, चाहे तो वो 10,000 रुपया को, या उसका सैलरी हम मान लेते हैं 40,000 रुपया है, तो वो क्या करेगा कि उस 40,000 में वो कार तो नहीं खरीद तो पाएगा नहीं, तो वो क्या कर सकता है कि कार के बजाय मोटरसाइकिल ले ले, तो कुछ भी ले ले, या बाइक, मतलब बाइक की जगह मतलब कुछ और ले ले। इस तरह करके वो अपना मैनेज करेगा। अब आएगा आवश्यकता भिन्नता संबंधी परिभाषा, इसको डिफाइन कर। तो देखिए, प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों से बिल्कुल ही भिन्न आधार पर दिया हुआ है। इनकी जो परिभाषा है ना, मतलब बिल्कुल पहले के जितने अर्थशास्त्र दिया हुआ है उनसे भिन्न है। और किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि देखिए इनकी जो ये जेके मेहता ने परिभाषा में अपने एकदम उसने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मतलब विचारों को ले लिया है उसमें। जैसे देखिए हम बता रहे, परिभाषा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विचारों पर आधारित है, क्योंकि प्राचीन ऋषि मुनियों तथा विचारकों ने आवश्यकता को न्यूनतम करने पर बल दिया था। इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर प्रोफेसर मेहता अर्थशास्त्र की आवश्यकता को संतुष्टि के बजाय जो है इनके अंत करने से जोड़ता है। हाँ, जो प्रोफेसर जो जेके मेहता है, उनका जो कहना था कि अर्थशास्त्र मतलब अध्ययन करता है इस तरह का विषय, मतलब उसके जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो ऐसे बातें है कि किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट करने की बजाय उसको कम करके हटाया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे यही बोला कि इसको कार खरीदने का इच्छा था, लेकिन उसके पास साधन सीमित होने के कारण वो अपने जो साधन उसको किस तरह मैनेज करता है, अपने व्यवहार में किस तरह लाता है, उसको बताया है। लेकिन वही बात है कि अब ये जेके मेहता बोलता है कि हम क्या करें, क्या आवश्यकता करें ही नहीं, और करें भी तो क्या कम करें। हम कार का मतलब इसका कहना है एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कार का डिमांड ही मतलब अपना इच्छा ही छोड़ दें, हम बाइक का ही करें या फिर कार का करें ही ना। इस तरह करके इसका कहना था कि हम मतलब अपनी जो आवश्यकता है कार खरीद के संतुष्ट ना करें, बल्कि हम आवश्यकता को ही कम कर दे या हटा दे। इनका इस तरह का मतलब कहना था कि मतलब हम इनका जो डिफिनेशन इसी आधारित था। तो चलिए इसका पहले मैं और मतलब का परिभाषा जो है उसको अच्छा से क्लियर कर देती हूँ कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसमें आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इसकी विशेषता देखिए, आवश्यकता को कम करके अंततः उसे समाप्त करने पर जोर दिया गया है कि हम आवश्यकता को संतुष्ट करने के बजाय वही बोला है कि कम करके उसको हम अंत में उसको संतुष्ट कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। इसे नैतिक विचारों का समावेश किया गया, जैसे बोले आध्यात्मिकता की कि कम आवश्यकता मतलब कम इच्छा रखेंगे तो ही ज़्यादा संतुष्टि मिल सकती है। अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता भिन्नता की अवस्था में ही संभव है। तो तो ये कि
जो जेके मेहता का डिफिनेशन था वो एकदम इस तरह, मतलब उसमें बोला गया था कि कोई भी आवश्यकता हम लोग जैसे करते, मनुष्य भोगता है, इंसान है तो आवश्यकता करेगा ही, उसके बजाय हम लोग को उसका कहना था कि हम आवश्यकता को कम ही कर दे तो संतुष्टि मिल जाए हम लोग को, इस तरह का कुछ था। तो चलिए आगे बता रही हूँ। आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषा, तो जो इसका परिभाषा बहुत लंबे टाइम तक चला हुआ था, यहाँ तक इसमें क्योंकि सारे कुछ इंक्लूड कर दिए हुए थे, तो इसमें से बता रही हूँ कि रॉबिन्स की परिभाषा बहुत समय तक सही मानी जाती रही, परंतु सन 1932 के बाद से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बहुत अधिक विकास हो चुका है। अतः अब यह स्वीकार किया जाता है कि रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को पूर्ण तथा सही रूप प्रकट नहीं करती। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सीमित तक छोड़ दिया था ना। तो प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा की सहायता के बिना किसी प्रकार अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में भिन्न वस्तुओं की उत्पादन में और उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने के लिए करते हैं। तो सैमुअलसन ने अपनी परिभाषा में विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाया, अर्थशास्त्र के स्थैतिक स्थान पर गणनात्मक रूप किया है। तो देखिए सैमुअलसन का कहना ही यही, इसमें जो अपने डिफिनेशन में वो सारे चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है। जैसे आज के इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, समष्टि व्यष्टि, जिसमें समष्टि में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल पूरा एकदम देश दुनिया की पूरा ऊंचे स्तर का अपना पूरा संपूर्ण अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं उसमें। तो इसमें हम लोग इसमें जोड़ा है कि नहीं, उसमें बोला है कि नहीं, अर्थशास्त्र तो वो है जिसमें हम पूरे के पूरे, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आय तो बचत विनियोग वितरण से लेकर कुल मतलब कुल राष्ट्रीय आय सब, मतलब टोटल सारे कुछ इंक्लूड कर दिए हैं अपने परिभाषा में। तो यही बताया गया है सब में, तो आप देख लीजिए सब, और चाहे तो आप नोट कर लीजिए और आपको जैसा लग रहा है समझ लीजिए, लिख लीजिए। और इसी का और एकदम मेरा ये गारंटी, अगर आप इस तरह का लिखते हैं तो आपको बोलने मतलब मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए इतने के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।